अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लेंटी का। तो किंगडम प्लेंटी में तमाम प्लांट्स को शामिल किया गया है। जो भी प्लांट्स की कैटेगरीज़ में ऑर्गेनिज़म आते हैं वो किंगडम प्लेंटी में शामिल किए गए हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आर्टिकल हमने यहाँ पे स्टडी करना है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेंटी। हम प्लांट्स को क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स में। ये जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन दी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। तो जो प्लांट्स में डिफरेंसेस होते हैं, सिमिलैरिटीज़ होती हैं, उनकी बुनियाद पर हम प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। तो अब किंगडम तो प्लेंटी हो गया। किंगडम के बाद जो डिवीजन नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो डिवीजन। एनिमल्स में तो हम रखते हैं फाइलम को, प्लांट्स में हम फाइलम नहीं, फाइलम की जगह डिवीजन। तो प्लेंटी को दो डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। एक डिवीजन ब्रायोफाइटा है और दूसरा डिवीजन ट्रेकियोफाइटा। देयर आर टू डिविजन्स ऑफ प्लांट्स, दैट इज डिवीजन ब्रायोफाइटा एंड डिवीजन ट्रेकियोफाइटा। डिवीजन ब्रायोफाइटा जो है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री सब डिविजन्स। सब डिविजन्स नंबर एक हेपेटिकोप्सिडा, नंबर टू सब डिवीजन म्यूसाई, इसको ब्रायोप्सिडा भी कहते हैं, और तीसरे नंबर पे जो सब डिवीजन है उसको एंथोसेरोप्सिडा कहते हैं। तो दीज आर दी थ्री सब डिविजन्स ऑफ ब्रायोफाइटा, हेपेटिकोप्सिडा, म्यूसाई और एंथोसेरोप्सिडा। अब जो हेपेटिकोप्सिड्स हैं दे आर कॉमनली नोन एज लिवरवर्ड्स एंड म्यूसाई जो हैं दे आर कॉमनली नोन एज मॉसिस, और जो एंथोसेरोप्सिड्स हैं दे आर कॉमनली नोन एज हॉर्नवर्ड्स। तो थोड़ा सा जब आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो इनके ये नाम क्यों दिए गए हैं ये बताया जाएगा आपको। दूसरा जो सब डिवीजन है दैट इज़ डिवीजन ट्रेकियोफाइटा। तो मैंने बताया ना कि किंगडम प्लेंटी को हमने दो डिवीजन्स में डिवाइड किया है। एक डिवीजन है ब्रायोफाइटा और दूसरा डिवीजन है ट्रेकियोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा के बारे में तो हमने पढ़ा कि उसके तीन सब डिवीजन्स हैं, तो वो हमने पढ़ लिए, हेपेटिकोप्सिडा, म्यूसाई और एंथोसेरोप्सिडा। अब दूसरा जो डिवीजन है ट्रेकियोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा में वो प्लांट्स शामिल किए गए हैं जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं, यानी कि जिनमें जाइलम और फ्लोएम शामिल है। ये भी याद रखिएगा कि ब्रायोफाइट्स में वो प्लांट्स शामिल हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम शामिल नहीं है, यानी कि वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं या ए वेस्कुलर प्लांट्स हैं। तो ट्रेकियोफाइटा की बात करते हैं, वो प्लांट्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम है यानी कि वेस्कुलर बंडल्स मौजूद हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रेकियोफाइट्स कहते हैं। ट्रेकियोफाइट्स को फर्दर फोर सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। जैसे ऊपर आपने पढ़ा ना कि ब्रायोफाइटा जो है उसको हमने तीन सब डिविजन्स में डिवाइड किया है, इसी तरह ट्रेकियोफाइटा के फोर सब डिविजन्स हैं। तो पहला सब डिवीजन है साइलोप्सिडा, दूसरा सब डिवीजन है लाइकोप्सिडा, तीसरा स्फिनोप्सिडा और चौथा है टेरोप्सिडा। जो साइलोप्सिड्स हैं इनको हम कहते हैं विस्क फर्न्स। विस्क का मतलब होता है ब्रूम, ब्रश लाइक अपीयरेंस, तो झाड़ू की तरह। असल में ये ऐसे प्लांट्स हैं ना जिन पर लीव्स नहीं हैं, तो सिर्फ इनकी जो है वो कुछ ब्रांचेस निकलती हैं जिसकी वजह से इनकी अपीयरेंस ऐसी होती है जैसे ब्रूम होता है ना झाड़ू, जिस तरह ब्रश लाइक अपीयरेंस होती है, तो इसलिए इन्हें विस्क फर्न्स भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर लाइकोप्सिड्स हैं। तो लाइकोप्सिड्स इनको हम क्लब मॉसेस भी कहते हैं, इसलिए कि इनके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स लगते हैं, स्पोरेंजिया लगती हैं, वो क्लब शेप्ड होती हैं, इसलिए इन्हें क्लब मॉसेस कहते हैं। अब क्लब शेप आपने पढ़ा हुआ है कि जो एक साइड से थोड़ी स्वॉलन होती है और दूसरी साइड से थोड़ी नैरो होती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लब शेप कहते हैं। तो इनकी स्पोरेंजिया क्लब शेप्ड होती हैं, इसलिए इन्हें क्लब मॉसेस कहते हैं। और इनको स्पाइक मॉसेस भी कहते हैं। स्पाइक का मतलब आप समझते हैं, स्पाइक का मतलब जैसे कांटे से होते हैं ना, तो उस तरह मतलब ये इनकी कुछ प्लांट्स की स्पोरेंजिया ऐसी हैं जो स्पाइक्स की तरह होती हैं, इसलिए इन्हें स्पाइक मॉसेस का नाम भी दिया गया है। अब देखें इन्हें मॉसेस क्यों कहते हैं, हालांकि ये तो प्लांट्स हैं। मॉस तो ऊपर मैंने बताया कि वो तो ब्रायोफाइट्स हैं। तो मॉसेस इसलिए कहते हैं कि इनके लीव्स बहुत छोटे होते हैं, जैसे मॉस के लीव्स होते हैं बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे लीव्स होते हैं, इसलिए इन्हें मॉसेस कहा जाता है। तीसरा जो सब डिवीजन है वो स्फिनोप्सिडा है। जो स्फिनोप्सिड्स हैं दे आर ऑल्सो नोन एज
अच्छा, जो सब डिविजन्स फिनोप्सिडा है, इसमें इनको हम कहते हैं जी आर्थ्रोफाइट्स भी कहते हैं, इसलिए कि इनके अगर आप स्टेम को देखें तो उस स्टेम में जो है वो हमें जॉइंट्स नज़र आते हैं, इसलिए जैसे आपने आर्थ्रोपोड्स पढ़े हुए हैं ना, इस तरह ये क्या है आर्थ्रोफाइट्स। आर्थ्रो का मतलब जॉइंटेड, फाइट का मतलब प्लांट्स। ठीक है जी बात। और चौथा जो सब डिवीजन है इनको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा। तो जो टेरोप्सिड्स हैं ना, इनको फर्दर हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, क्लास फिलिसिनी और क्लास जिम्नोस्पर्मी और क्लास एंजियोस्पर्मी। ठीक है जी। तो टेरोप्सिडा की 3 क्लासेस, फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। जो फिलिसिनी है ना, इनको कॉमनली कहते हैं फर्न्स, कॉमनली दे आर नोन एज फर्न्स। और जो जिम्नोस्पर्म्स हैं दे आर कॉमनली नोन एज नेकेड सीडेड प्लांट्स। और जो एंजियोस्पर्म्स हैं दे आर कॉमनली नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स, या जो ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स जो हैं वो हिडन होते हैं। ठीक है जी। अब जैसे आपने एक फ्रूट खाया ना एप्पल, उसके अंदर से सीड निकला है, तो वो कौन सा प्लांट से बिलोंग करता है एप्पल, वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। लास्ट जो टू कैटेगरीज है ना, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी, ये सीडेड प्लांट्स हैं, इसलिए इनको स्पर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज स्पर्मेटोफाइट्स। तो ये मैंने प्लांट्स लगाए हैं। तो आपको जो ब्रायोफाइट्स हैं वो कुछ इस तरह, ऊपर वाली फिगर जो आ रही है इस तरह नज़र आएंगे, और नीचे वाली फिगर जो है ये ट्रेक्योफाइट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो दीज आर दी ट्रेक्योफाइट्स। आगे चलते हैं, डिवीजन ब्रायोफाइटा को ज़रा तफसील से पढ़ते हैं, इनके क्या फीचर्स हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी डिटेल देखते हैं। तो ब्रायोफाइटा में सबसे पहले आप देखेंगे कि ये पाइनियर प्लांट्स हैं। अब देखें, पाइनियर का मतलब होता है बानी, यानी कि ये वो प्लांट्स हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़मीन पे आके आबाद हुए, दे आर दी फर्स्ट लैंड प्लांट्स। ठीक है जी। तो दीज आर दी फर्स्ट प्लांट्स विच कॉलोनाइज दी लैंड, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पाइनियर प्लांट्स कहा जाता है। दूसरी बात हम करेंगे इनकी एवोल्यूशन की, कि हाउ दीज प्लांट्स वर एवॉल्व्ड। तो एवोल्यूशन ये है कि जो ग्रीन एल्जी हैं उनमें चेंजेस आई और ग्रीन एल्जी वर कन्वर्टेड इनटू ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के बारे में साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि दे हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम दी ग्रीन एल्जी। थर्ड पॉइंट हमारे पास है हैबिटेट का, कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं। हैबिटेट क्या होता है, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म एक्चुअली लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट। तो अब ये जो प्लांट्स हैं ब्रायोफाइट्स, ये आपको मिलेंगे मॉइस्ट शेडी प्लेसेस पे, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे मॉइस्चर भी हो और साया भी हो, उनको हम क्या कहेंगे कि ये प्लांट्स ऐसी प्लेसेस पे, ऐसे हैबिटेट पे पाए जाते हैं। तो चूँकि इन प्लांट्स का जो साइज़ होता है ना वो बहुत छोटा होता है, दे रेंज बिटवीन हाफ एन इंच टू 2 इंचेस। देखिए हाफ इंच कितना होगा, इतना सा हाफ इंच होगा, और 2 इंचेस कितने, मैक्सिमम इतना। तो ये बहुत छोटे प्लांट्स हैं जी, इसलिए इनको मॉइस्चर बहुत ज़रूरी चाहिए। मॉइस्चर की एक रीज़न और भी है, वो ये है कि दे आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, दैट इज़ दे डू नॉट पोजेस जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखें इनमें कंडक्टिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि जाइलम नहीं है। अब अगर जाइलम नहीं है तो फिर वाटर का प्रॉब्लम होगा। वाटर चूँकि सॉइल में है, सॉइल से वो ऊपर तक प्लांट्स के ऊपर वाले प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वहाँ तक वो कैसे ट्रांसफ़र होगा, ये थोड़ी सी इन प्लांट्स में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से इनके साइजेस बहुत छोटे होते हैं, एंड दे आर फाउंड ओनली दोज प्लेसेस वेयर मॉइस्चर इज फाउंड। अच्छा, अब जाइलम नहीं है जी, तो इसलिए फिर प्रॉब्लम हो गई है वाटर की डेफिशिएंसी की। दूसरे नंबर पर इनमें फ्लोएम भी नहीं है। तो फ्लोएम आपको पता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आप कार्बोहाइड्रेट्स को रख सकते हैं, हार्मोन्स को रख सकते हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्लोएम की मदद से। अब फ्लोएम नहीं है, जाइलम नहीं है, तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स पर कैसे होती है, यानी कि वाटर मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, फूड सब्सटेंसेस जो हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अकर थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है जी, एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। तो इस तरह एक सेल में जब वाटर की अमाउंट, वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, ऊपर वाले सेल में वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो नीचे वाले सेल से वाटर जो है वो डिफ्यूज़ होता है इनटू दी
नेक्स्ट सेल एंड देन इनटू द नेक्स्ट सेल, और इस तरह वाटर ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम रूट्स टू दी लीव्स। इसी तरह जो फूड सब्सटेंसेस हैं उन्होंने लीव से रूट्स की तरफ आना है, तो वो अब कैसे आएंगे, वो इसी तरह यानी कि लीव्स में फूड सब्सटेंसेस बनेंगे तो वहाँ से ये नीचे ट्रैवल करते हुए आएंगे, तो वहाँ से सिंपल डिफ्यूजन होगी, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनमें फूड चूँकि बन रही है, वहाँ से स्टेम में आएगी, स्टेम से वो फूड सब्सटेंसेस रूट्स में आ जाएंगे। तो इस तरह सेल टू सेल ये ट्रांसपोर्ट होगी डिफ्यूजन की मदद से। नेक्स्ट पॉइंट इनका ये है कि दे पोजेस क्यूटिकल। अब क्यूटिकल क्या है जी, क्यूटिकल वैक्सी लेयर होती है। तो वैक्सी लेयर कुछ प्लांट्स में तो थिक होती है और कुछ प्लांट्स में थिन भी होती है। अब वैक्सी लेयर क्यों मौजूद है, क्यूटिकल क्यों मौजूद है, देखें क्यूटिकल इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और दूसरे नंबर पर इट ऑल्सो प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, पानी को ज़ाया होने से बचाती है क्यूटिकल। तो ये इसके दो फंक्शन हैं। तो देखें नेचर ने इसका बंदोबस्त कर दिया है, चूंकि इनके पास जाइलम नहीं है तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए इन प्लांट्स के पास क्या होती है, ये वैक्सी लेयर होती है। अब ये जो प्लांट्स हैं दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स, दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। एम्फीबियंस, एम्फी का मतलब होता है टू, बायोन्स निकला है बायोस से यानी कि लाइव्स। तो ये प्लांट्स जो हैं दे कैन सर्वाइव इन टू मोड्स ऑफ लाइफ। एक्चुअली ये पाए तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जाते हैं, लेकिन दे रिक्वायर वाटर। अब देखें टेरेस्ट्रियल भी हो गया, एक्वेटिक इन्वायरमेंट भी हो गया, तो इसलिए इन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। तो वाटर क्यों चाहिए, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए कि इनके जो मेल गैमीट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, तो उन्होंने मूव करना होता है, उसके लिए उन्हें मीडियम चाहिए होता है, एंड दैट मीडियम इज वाटर। तो वाटर के अंदर वो स्विम करते हुए फिर फीमेल सेक्स सेल के पास वो पहुंचते हैं, इसलिए इनको वाटर की ज़रूरत होती है। तो ये साइड पे जो पिक्चर्स लगाई गई हैं ये ब्रायोफाइट्स की हैं। तो ऊपर सबसे ऊपर जो है दैट इज़ हेपेटिक ऑप्सिड, ये एक लिवर वर्ट है, ठीक है। तो देखें ना इसकी जो शेप है ना वो लिवर की तरह है, इसके लोब्स बने हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये लोब्स बने हुए हैं। तो ये लोब्स हैं जैसे लिवर के लोब्स होते हैं, ये इस तरह लोब्स हैं, तो इसलिए इन्हें लिवर वर्ड्स कहते हैं। नीचे जो है वो मॉसेस नज़र आ रही हैं, तो दोनों फिगर्स में मॉसेस हैं, फनेरिया के प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, तो इसको डिटेल से आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब देखें जी इन ब्रायोफाइट्स में जनरेशन्स की बात करते हैं। तो दो तरह की जनरेशन्स पाई जाती हैं ब्रायोफाइट्स में, एक है गैमेटोफिटिक जनरेशन और दूसरी है स्पोरोफिटिक जनरेशन। यानी कि एक जनरेशन को आप कहेंगे गैमेटोफाइट जनरेशन और दूसरी जनरेशन को कहेंगे स्पोरोफाइट जनरेशन। जो गैमेटोफाइट जनरेशन है, गैमेटोफाइट को गैमेटोफाइट इसलिए कहते हैं कि इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स, इसलिए इसे गैमेटोफाइट कहते हैं। गैमेटोफाइट इज अ हैप्लॉइड जनरेशन, यानी कि इस जनरेशन में जितने भी सेल्स हैं, ज़ाहिर है ये मल्टी सेलुलर जनरेशन है, जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे हैप्लॉइड हैं, उनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब जो गैमेटोफाइट है इसी में सेक्स ऑर्गन्स लगे होते हैं, तो नीचे आपको सेक्स ऑर्गन्स का पॉइंट नज़र आ रहा है। ब्रायोफाइट्स में दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एक एंथ्रीडिया और दूसरे आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, जबकि आर्चिगोनिया जो हैं वो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। तो एंथ्रीडिया में मेल गैमीट्स बनेंगे, आर्चिगोनिया में फीमेल गैमीट्स बनेंगे। इसको डिस्कस करते हैं। तो गैमेटोफाइट जो है इसको अगर आप देखें तो ये ग्रीन लीफी जनरेशन है, यानी कि जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना दे आर फाउंड ऑन दी गैमेटोफाइट। तो ये आपके सामने एक फिगर है, तो इस फिगर के दो पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, एक गैमेटोफाइट और दूसरी स्पोरोफाइट। गैमेटोफिटिक जनरेशन नीचे है और ऊपर स्पोरोफिटिक जनरेशन है। गैमेटोफाइट में आप देख रहे हैं फिर तीन कंपोनेंट्स हैं आगे, एक रॉयजॉइड्स हैं और एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है जिसको मेन एक्सिस से लेबल किया गया है, और तीसरे नंबर पर लीव्स। ये लीव्स यहाँ पे लेबलिंग में लीव्स लिखा गया है, लेकिन एक्चुअली दे आर नॉट लीव्स, दे आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। लीव्स क्यों नहीं लिख सकते, इसलिए कि दे आर नॉट ट्रू लीव्स, क्योंकि इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होती, तो इसलिए इनको लीफ नहीं क्या कहा जा सकता, इनको क्या कहते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। तो अब तीन चीज़ें हो गई, राइजॉइड्स हो गए और मेन एक्सिस यानी कि स्टेम हो गया, और तीसरे लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गए। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं ये फोटोसिंथेटिक हैं, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं।
अब यही वो गैमेटोफाइट है जिस पर सेक्स ऑर्गन्स लगते हैं, उन सेक्स ऑर्गन्स को हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखें जी, एंथेरिडिया, आपको बहुत सारे ये थोड़े से जो इलोंगेटेड राउंड स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इलोंगेटेड रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स, ये एंथेरिडिया हैं। एंथेरिडिया क्या प्रोड्यूस करेंगे? एंथीरोजॉइड्स विच आर दी मेल सेक्स सेल्स। और इसी तरह इसके साथ ही आर्चिगोनिया भी हैं। तो ये जो नेक्स्ट फिगर है इसमें दोनों दिखाई गई हैं। लेफ्ट पे जो है वो एंथेरिडिया नज़र आ रहा है और राइट साइड पे आर्चिगोनियम नज़र आ रहा है। तो आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसमें एग डेवलप होता है। तो ये इनके सेक्स ऑर्गन्स हो गए। अब जब सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, एंथेरिडिया में एंथीरोजॉइड्स बन जाते हैं और आर्चिगोनिया में एग बन जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो एग है वो चूंकि आर्चिगोनियम के अंदर बना हुआ है और जो एंथीरोजॉइड है वो बना हुआ है एंथेरिडिया के अंदर। एंथेरिडिया से एंथीरोजॉइड्स निकलते हैं, वो मोटाइल होते हैं जी, तो मूव करते हैं। उनको मूव करने के लिए चाहिए मीडियम जो कि वाटर होता है। वाटर के अंदर ये स्विम करते हुए आर्चिगोनियम की तरफ पहुंचते हैं। लेकिन एंथीरोजॉइड्स को ये कैसे पता होता है कि इन्होंने जाना है जी आर्चिगोनियम की तरफ? वो इस तरह मूव करते हैं कि जो आर्चिगोनियम है ना, ये क्या करती है, इट रिलीजेस सब्सटेंस दैट इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हुए एंथीरोजॉइड्स हैं वो मूव करते हैं और वो आर्चिगोनियम की तरफ जाते हैं। अब इस तरह की जो मूवमेंट है इसको कहते हैं कीमोटेक्सिस मूवमेंट। अच्छा, अब चूंकि न्यूक्लिक एसिड निकल रहा होता है, न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट करते हुए जो एंथीरोजॉइड्स हैं दे रीचेस टू द लोअर पार्ट ऑफ द आर्चिगोनियम। तो यहाँ पे आप देखेंगे आर्चिगोनियम का जो लोअर पार्ट है, जो स्वालन पार्ट है, वहाँ पे एग पड़ा होता है। यहाँ तक इसने पहुँचना होता है एंथीरोजॉइड्स ने। तो यहाँ से चूंकि न्यूक्लिक एसिड निकल रहा होता है, इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हुए न्यूक्लिक एसिड जो है वो नीचे आर्चिगोनियम तक चला जाता है, उसमें रखी हुई एग को फर्टिलाइज। सो फर्टिलाइजेशन अकर्स इन दी आर्चिगोनियम। तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट विल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन्स, उसमें माइटोसिस होगी, वहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो विल बी डिवेलप्ड इनसाइड द आर्चिगोनियम, वो आर्चिगोनियम के अंदर ही डेवलप हो। इसका मतलब ये है कि एम्ब्रियो वेल प्रोटेक्टेड होता है। तो एम्ब्रियो आर्चिगोनियम के अंदर ही डेवलप होगा। ये सारा कुछ किसके अंदर हो रहा है? आर्चिगोनियम के अंदर हो रहा है, इसीलिए एम्ब्रियो वेल प्रोटेक्टेड होता है। अच्छा, एक चीज़ हमने पीछे दूसरी जो जनरेशन है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन, इसको देखना है अभी तक। स्पोरोफाइट जनरेशन जो है इसके भी 3 पार्ट्स हैं, जैसे कि गैमेटोफाइट के 3 पार्ट थे, स्पोरोफाइट जनरेशन के भी 3 पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं फुट, और दूसरे कहते हैं सीटा, और तीसरे कहते हैं कैप्सूल। जो फुट है ना, वो एंकर करता है स्पोरोफाइट को इनटू द गैमेटोफाइट, तो वो एंकरिंग स्ट्रक्चर है। तो फुट की मदद से ही वो वाटर और फूड सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करते हैं। सीटा जो है इसका फंक्शन होता है टू एलिवेट द कैप्सूल इन द एयर। तो सीटा का बस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसका फंक्शन यही है कि इसने वो जो स्पोरेंजियम है या कैप्सूल है उसको हवा में उठा के रखना है। कैप्सूल या स्पोरेंजियम स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, इसमें स्पोर्स बनेंगे जो एसेक्सुअली बनेंगे। जितने भी स्पोर्स होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं, तो इसलिए इन प्लांट्स को क्या कहते हैं? होमोस्पोरस प्लांट्स। ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर टाइप्स, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? होमोस्पोरस प्लांट्स। तो ये हमारी दोनों जनरेशन्स कंप्लीट हुई, यानी कि गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी। तो गैमेटोफाइट ने गैमीट्स प्रोड्यूस किए, यानी कि एंथीरोजॉइड्स और एग प्रोड्यूस किया। फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ी, और फर्टिलाइजेशन के बाद हमने डेवलपमेंट पढ़ी कि डेवलपमेंट कहाँ पे होती है। एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो इनिशियली आर्चिगोनियम के अंदर ही मौजूद होता है, वहाँ पे ही सारी डेवलपमेंट होती है। इसके बाद एक फिनोमेना और इनका है जिसको डिस्कस करना है, दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। तो इन प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है, यानी कि जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है इट गिव राइज टू स्पोरोफिटिक जनरेशन, एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन गिव राइज टू गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो गैमेटोफाइट जो है वो गैमीट्स बनाता है, वो गैमीट्स फर्टिलाइज होते हैं, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो डेवलप होके स्पोरोफाइट बना देता है। अब स्पोरोफाइट जो है उसमें जो वो स्पोरेंजियम है उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स
चूंकि हैप्लॉइड होते हैं, स्पोर्स याद रखें मियोटिकली बनेंगे, मियोसिस के जरिए बनेंगे। इसका फिर आगे एक सिग्निफिकेंस है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। स्पोर्स बन गए स्पोरेंजियम के अंदर, जब स्पोरेंजियम राइपेंड हो जाती है इट रप्चर्स एंड रिलीजेस दी स्पोर्स, स्पोर्स को रिलीज करती है, सॉइल पे गिरते हैं। अब अगर दे लैंड ऑन दी सूटेबल सॉइल, सूटेबल प्लेस पे गिरते हैं तो दे विल जर्मिनेट करेंगे एंड विल गिव राइज टू दी गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट से स्पोर बने और स्पोर्स ने क्या बना दी, गैमेटोफिटिक जनरेशन। इस तरह गैमेटोफाइट जो है वो फिर क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। तो ये हमारे पास ये साइकिल दिया गया है, ठीक है जी। तो स्पोरोफाइट है और फिर नीचे देखें आप गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट एग और स्पर्म बनाए, फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट में मियोसिस हुई और मियोसिस के नतीजे में हैप्लॉइड स्पोर्स बने, स्पोर्स ने दोबारा गैमेटोफाइट बना दिया। अच्छा अब देखें जी, ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है इसका इन प्लांट्स को थोड़ा सा फायदा होता है। वो फायदा क्या होता है कि जब ये स्पोर्स बनते हैं ना, अब स्पोर्स मैंने बताया कि मियोटिकली बनते हैं, यानी कि मियोसिस की मदद से बनते हैं। मियोसिस के दो बड़े ज़बरदस्त फ़ायदे हैं जी, इस डिवीजन के मियोसिस के दो बड़े ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। नंबर एक फ़ायदा तो ये है कि देयर इज़ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स रिड्यूस होते हैं। तो इस तरह इसका फ़ायदा ये है रिड्यूस होने का कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रहती है, तो वो डबल नहीं होती। तो इस तरह जनरेशन आफ्टर जनरेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन करने के लिए मियोसिस अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरे नंबर पर जो मियोसिस का फ़ायदा है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा, वो ये है कि मियोसिस में देयर इज रीशफलिंग ऑफ जीन्स, रीशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल या रीशफलिंग ऑफ जीनोम। उससे ये होता है कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स, नई कॉम्बिनेशंस बनती हैं। दीज न्यू कॉम्बिनेशंस ब्रिंग्स वेरिएशंस, तो ये वेरिएशन लाती हैं, यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें नए करेक्टर डेवलप होंगे। अब दोज न्यू करेक्टर्स मे बी बेनिफिशियल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। अब जैसे देखें ना, नई कॉम्बिनेशन आई, स्पोर्स में वो बनेंगी, वो स्पोर्स चूंकि डेवलप होकर गैमेटोफाइट बनाते हैं, गैमेटोफाइट में चेंजेस आएंगी। अब अगर वो चेंजेस, वो तब्दीलियां गैमेटोफाइट के लिए सूटेबल हैं तो फिर तो उन चेंजेस को रिटेन कर लिया जाएगा, वरना अगर वो बेनिफिशियल ना हुई तो उनको हम क्या करेंगे, उनको ये गैमेटोफिटिक जनरेशन क्या करेगी, डिस्कॉर्ड कर देगी। तो इस तरह गैमेटोफाइट का दूसरा बड़ा फायदा है ये है कि रीशफलिंग ऑफ जीन्स होती है। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का ओवरऑल बड़ा सिग्निफिकेंस है कि इसमें जब मियोसिस होती है तो इन प्लांट्स में नए करेक्टर्स डेवलप होते हैं और वो नए करेक्टर्स जो हैं इनके लिए बेनिफिशियल प्रूव हो सकते हैं, तो इनको वे फिर अडॉप्ट कर सकते हैं। इस सारी डिस्कशन को हम समराइज करते हैं तो ब्रायोफाइट्स जो हैं दे आर नॉन वैस्कुलर प्लांट्स एक्चुअली, और गैमेटोफाइट डोमिनेंट जनरेशन होती है इनकी। क्योंकि डोमिनेंट क्यों होती है, इसलिए कि वो ग्रीन लीफी जनरेशन है, वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, उनके पास राइजॉइड्स भी हैं। अब राइजॉइड्स का जो काम था ना वो ये है कि वो उनको एंकर भी करता है और वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब भी करता है। तो गैमेटोफाइट इनका इसलिए डोमिनेंट जनरेशन हो जाती है, वो इंडिपेंडेंट है, वो फूड खुद बना सकता है, वाटर खुद एब्जॉर्ब कर सकता है, तो किसी चीज़ की उन्हें ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो डोमिनेंट जनरेशन भी है और लॉन्ग लिव्ड भी होती है। स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट जनरेशन है, शॉर्ट लिव्ड है। डिपेंडेंट इसलिए कि उनका जो फूड है ना वो एब्जॉर्ब करता है फूड सब्सटेंसेस को भी और वाटर को भी फ्रॉम द गैमेटोफाइट। इसी स्पोरोफाइट क्या है, डोमिनेंट जनरेशन है। जबकि ये प्लांट्स होमोस्पोरस हैं, यानी कि आपने पीछे पढ़ा कि इनमें सारे के सारे स्पोर्स जो हैं वो सेम टाइप के बनते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, होमोस्पोरस प्लांट्स। तो आज का ये लेक्चर ख़त्म हुआ जी।